प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा 2024 जो 2003 से 2022 तक बिहार में बहाल नियोजित शिक्षक के लिए सक्षमता परीक्षा मैंडेटरी है। इससे राज्यकर्मी दर्जा प्राप्त होने में मार्ग प्रशस्त कर रहा है। यह सेशन बीपीएससी, टीआरई 3 स्पेशल, सीटेट एग्ज़ाम, डीएलएड एग्ज़ाम, बीएड एग्ज़ाम आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। यह आपको शिक्षा शास्त्र से संबंधित मोस्ट चॉइस क्वेश्चन जो पार्ट 3 के रूप में प्रैक्टिस सेट के साथ आपको प्रश्नोत्तरी साझा किया जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर स्पष्ट है कि यह पार्ट 3 होगा। इसके पहले 1-2 सेशन में शिक्षा शास्त्र से ही एमसीक्यू प्रश्न होंगे। वो प्रश्न 1, किस शिक्षण विधि में नियम से उदाहरण की ओर संबंधित है? ए निगमन विधि, बी आगमन विधि, सी विश्लेषण विधि, डी संश्लेषण विधि। सही विकल्प का चयन करना है। नियम से उदाहरण, यह आपको है विधि बतलाना कि किस शिक्षण विधि से ये हमें प्राप्त होता है, संबंधित है। तो शिक्षण विधि आपको है एक आगमन विधि और दूसरा है निगमन विधि। आगमन जो कि अंग्रेजी में इसे इंडक्टिव मेथड और निगमन को डिडक्टिव। ये आगमन विधि जब बोलते हैं तो इसमें आ शब्द और निगमन में नी शब्द। आगमन, आगमन, इसमें आ जो है इसको आ जाता है। आगमन माने जाता है, आ जाता है इस पर का। और निगमन में निकालना पड़ता है। निगमन नी से निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो निगमन विधि जो आपको है यह है आपको नियम से उदाहरण। नियम से उदाहरण की ओर यह है आपका डीजीपी। डीजीपी, डी मतलब डिडक्टिव, और जीपी है आपका
जनरल टू पर्सनल, जनरल टू पर्सनल। तो इसमें डीजीपी डिडक्टिव मेथड में जनरल से पर्टिकुलर, जनरल से पर्टिकुलर, सामान्य, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यह नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण की ओर, ये है आपका डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। ऐसे ही इसके विपरीत आपको हो जाएंगे इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड मतलब आगमन विधि, इसमें आ जाता है, इसमें निकालना नहीं होता है, इसमें निकालना नहीं होता है, इसमें आ जाता है। तो यह है आपका निगमन विधि, ऑप्शन ए। नियम से उदाहरण निगमन विधि, नियम से उदाहरण निगमन विधि, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर, यह है आपको डीजीपी और आईपीजी, आईपीजी और डीजीपी याद रखने का ये छोटी सी ट्रिक। डीजीपी आईपीजी, आईपीजी मतलब इंडक्टिव मेथड में पर्टिकुलर टू जनरल, और डिडक्टिव मेथड में जनरल टू पर्टिकुलर, डिडक्टिव में जनरल टू पर्टिकुलर, इंडक्टिव में पर्टिकुलर टू जनरल, ये आपका शिक्षण विधि। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शिक्षण के किस चरण में पाठ्यक्रम आता है? ए स्वतंत्र चर, बी मध्यस्थ चर, सी आश्रित चर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प का चयन करना है कि पाठ्यक्रम जो है वह हमारा किस चर में आता है, पाठ्यक्रम किस चर में आता है। तो शिक्षण चर शिक्षण चर आपको मुख्यतः 3 है। शिक्षण के चर जो है वह 3 है। एक में है आपको स्वतंत्र चर, 2 है आपका, दूसरा है आश्रित चर, और तीसरा है मध्यस्थ चर। ठीक है, तो ये स्वतंत्र चर, ये आश्रित चर, और तीसरा आपका है मध्यस्थ चर। तो स्वतंत्र चर वह चर है जो कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी को प्रेरित करता है, उसे कुछ अनुकरण करने के लिए बताया जाता है। तो यह जो है आपको स्वतंत्र चर जो किसी पर आश्रित नहीं होता है, यह है इसका उदाहरण आपको टीचर, ये आपको टीचर। ये टीचर ही जो स्वतंत्र चर होते हैं वो किसी को अनुकरण करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो यह आपको आश्रित चर के रूप में स्टूडेंट होंगे। आश्रित चर में आपको स्टूडेंट होंगे। ये स्टूडेंट को जब टीचर द्वारा मोटिवेट किया जाता है तो इनका अनुकरण करने की ऊर्जा बढ़ जाती है, इनमें बल बढ़ जाता है। जब पुनर्बलन मिलता है, जब इनको मोटिवेट किया जाता है, तब ये सीखने की जो कौशल है वह विकसित होने लगता है तेजी से। तो इस पर कुछ जोर घटाव कम बेसी किया जा सकता है आश्रित चर में। यदि यहाँ मोटिवेशन मिला तो इसमें
अधिगम की क्षमता बढ़ जाएगी। वहीं टीचर द्वारा यदि स्टूडेंट पर मोटिवेशन बल को हटा दिया जाता है, इन रीइंफोर्समेंट को हटा दिया जाता है, पुनर्बलन को नहीं दिया जाता है, तो स्टूडेंट में जो सीखने की क्षमता है वह कुछ धीमी गति से और लंबे समय के पश्चात एक विशिष्ट कौशल को प्राप्त करता है। तो यह है आपका आश्रित चर और मध्यस्थ चर। ये जो हमारा पाठ्यक्रम है, हमारा पाठ्यक्रम, ये आपको मध्यस्थ चर के रूप में आते हैं। सिलेबस जिसको कहते हैं, ये सिलेबस हमारा जो है ये मध्यस्थ चर के रूप में आते हैं। सिलेबस से ही हम स्टूडेंट पढ़ते हैं, समझते हैं और टीचर उसको जहाँ कठिनाइयों का सामना होता है उसे समाधान करते हैं। तो शिक्षण चर के रूप में आपको 3 हुए, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। तो हमारा सवाल है कि शिक्षण के किस चर में पाठ्यक्रम आता है? तो पाठ्यक्रम हमारा मध्यस्थ चर के रूप में आता है। ऑप्शन बी की ओर है। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और आत्मविश्वास के साथ समझें कि ये हमारा मध्यस्थ चर है। सही ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम। सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन जन्मजात अभिप्रेरक हैं? ए निद्रा, बी क्रोध, सी खेलना, डी प्रशंसा। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो जन्मजात, जो जन्म से ही हो, वह व्यक्ति जिनमें गुण जन्म से ही पाए जाते हैं, जिनमें गुण जन्म से ही पाए जाते हैं, जन्म से ही पाए जाते हैं, वो अभिप्रेरक बल जो है वो जन्मजात कहलाते हैं, जन्मजात कहलाते हैं। जन्मजात चर को ही जैविक चर के नाम से भी जाना जाता है। जैविक चर, जन्मजात चर को ही जैविक चर के नाम से जाता है। जो बच्चा जन्म लेता है उसे भूख लगती ही लगती है, भूख लगती ही लगती है, उसे प्यास लगती ही लगती है, वह काम करता ही करता है, उसे निद्रा आती ही आती है, वह विश्राम भी करता है जब थक जाता है। तो ये सब आपको गुण जो मिलेंगे वो जन्म से ही, इसमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। यह जन्मजात क्रिया है, यह प्रक्रिया जन्म के पश्चात से ही संभव है। तो यह गुण आपको जन्मजात है। तो खोजना है यही प्रश्न में कि कौन से जन्मजात अभिप्रेरक है, कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक है। तो यहाँ आपको निद्रा भी है, निद्रा भी है। तो निद्रा जो है आपको, निद्रा जन्मजात अभिप्रेरक है। ए, ऑप्शन ए की ओर। यही आपको क्रोध, जो आपको ऑप्शन बी में है, क्रोध, ये क्रोध आपको मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, मनोवैज्ञानिक प्रेरक। ये आपको साइकोलॉजिकल मोटिवेटर है। क्रोध मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। वहीं खेलना, खेलना ये जो है आपका क्या है, ये आपको नेचुरल है, ये नेचुरल मोटिवेटर है, ये स्वाभाविक प्रेरक है। खेलना आपको स्वाभाविक प्रेरक है। रह गई डी ऑप्शन में
प्रशंसा, प्रशंसा। तो प्रशंसा आपका एक आर्टिफिशियल, यह आपको आर्टिफिशियल है, यह कृत्रिम है, यह आपको कृत्रिम प्रेरक है, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मोटिवेटर के रूप में आपको प्रशंसा है। इस प्रकार ये हमारा ऑप्शन ए की ओर जाएगा। इन क्रोध, खेलना एवं प्रशंसा को भी हम लोगों ने समझ लिया कि ये भी आपको प्रश्न में घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर ए है। अगला प्रश्न, सही उत्तर ए। निम्न में कौन से जन्मजात प्रेरक नहीं है? ए नींद, बी आदत, सी भूख, डी प्यास। तो सही विकल्प का चयन करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने अच्छी तरह से पिछले प्रश्न में समझा कि जन्मजात प्रेरक जो है आपको भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम, ये सब जो है जन्मजात प्रेरक है। ये आपको जन्मजात प्रेरक है। इसमें कहीं भी हटने की या जोड़ने की आपको कोई तारतम्यता नहीं है। यह आपको स्वाभाविक नहीं है, यह आपको मनोवैज्ञानिक नहीं है, कृत्रिम नहीं है, यह एक जन्मजात प्रक्रिया है। तो प्रश्न में हमारा है नींद गलत हो जाएंगी, भूख गलत हो जाएंगी और प्यास गलत हो जाएंगी। तो सही बच रहा है एक, वह है आपका आदत, वह है आदत, हैबिट, हैबिट। ऑप्शन बी की ओर, ऑप्शन बी की ओर आदत जो है यह जन्मजात प्रेरक नहीं है। आज मेरी आदत है कि मैं गाना गुनगुनाऊं, लेकिन कुछ समय बाद यह मेरी आदत खत्म हो सकती है और दूसरी आदत को लिया जा सकता है। तो यह आदत जन्मजात नहीं है, इसे अपनाया जाता है। तो सही उत्तर हमारा बी। अगला प्रश्न, तत्परता का नियम किनके द्वारा दिया गया? ए थार्नडाइक, बी पावलोव, सी गैने और डी हल। सही उत्तर का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो सवाल है कि तत्परता, तत्परता, कोई भी काम जब किया जाता है और उसमें तत्परता है, तो यह किनके द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर आपको है थार्नडाइक महोदय। थार्नडाइक महोदय ने आपको तत्परता का नियम दिया। यह नियम आपको मुख्य नियम के रूप से जाने जाते हैं। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ये सब आपको मुख्य नियम के रूप में है और सहचर्यता का नियम, ये सब आपको सेकेंडरी नियम, द्वितीयक नियम के रूप में जाने जाते हैं। इस नियम में, तत्परता के नियम में, जब कोई व्यक्ति आपको कोई कार्य करने के लिए वह तैयार रहता है, वह कार्य करता है, जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से कार्य किया जाता है और वह कार्य करने में सक्षम है, वह कार्य करने में सक्षम है, तो उसे आनंद मिलता है, उसे रुचि जगती है, उसमें इंटरेस्ट पैदा होता है। परंतु यही कार्य, यही प्रक्रिया यदि कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए समाप्त कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तब उनमें टेंशन पैदा हो जाता है, तब उनमें तनाव उत्पन्न होती है। तो यह हमारा तत्परता का नियम थार्नडाइक महोदय ने सर्वप्रथम दिया
ऑप्शन ए थार्नडाइक। यह रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए मैकडुगल, बी बर्ट, सी टर्मन, डी थार्नडाइक। सही विकल्प का चयन करना है। तो बुद्धि, इंटेलिजेंस, ये आपको विभिन्न कारक में है, विभिन्न कारक में है। मतलब ये सामान्य बुद्धि के भी हैं, सामान्य और विशिष्ट, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य बुद्धि को हम सब जनरल इंटेलिजेंस एवं विशिष्ट को स्पेशल बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस। तो ये थार्नडाइक महोदय ने कहा कि हर किसी के पास बुद्धि के अनेक तत्व विराजमान होते हैं। ये सिर्फ सामान्य बुद्धि ही नहीं है, उनमें विशिष्ट तत्व, एस कारक, एस फैक्टर भी उनमें समाहित है। जी फैक्टर, जी कारक तो है ही है, जी कारक तो है ही है, साथ ही साथ उसमें एस कारक भी विभिन्न रूपों में है, विभिन्न मात्राओं में है। ये एस कारक आपको आंकिक, मतलब न्यूमेरिकल, आंकिक बुद्धि भी है, ये आंकिक न्यूमेरिकल, और ये शाब्दिक कारक, ये डायरेक्शनल दिशा कारक, ये आपको स्मरण शक्ति कारक मेमोरेबल, ये आपको भाषण कारक स्पीचेबल। ये सब आपको जो है विभिन्न प्रकार के कारक, ये आपको विशिष्ट कारक है। ये किसी किसी में प्रचुर मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में, तो किसी में बहुत ही निम्न मात्रा में, बहुत ही शॉर्टेज रूप में। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कारक, जिन्हें हम जनरल या एस कारक के नाम से भी जानते हैं। सामान्य कारक जनरल फैक्टर, विशिष्ट कारक स्पेशल फैक्टर, ये आपको बहुबुद्धि कारक सिद्धांत में आते हैं, बहुबुद्धि कारक सिद्धांत में आते हैं। तो इसके पिता कौन है, इसके जनक कौन, इसके प्रतिपादक कौन है? तो ये है हमारे थार्नडाइक महोदय। थार्नडाइक महोदय ने ही सर्वप्रथम शिक्षा मनोविज्ञान पर पाठ्य पुस्तक प्रकाशित की थी। यह पाठ्य पुस्तक आपको वर्ष 1903 में प्रकाशित हुई थी। अतः वर्ष 1900 को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति माना जाता है, जिसका सारा श्रेय यानी शिक्षा मनोविज्ञान का पिता थार्नडाइक महोदय है। ऑप्शन डी सही उत्तर, थार्नडाइक। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कितने दिन गर्भ में बालक को विकसित होने में लगते हैं? ए 460, बी 150, सी 280, डी 390। सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो जो बालक अपनी माँ के गर्भ में विकसित होते हैं, उनमें कितने दिन लगते हैं? यहाँ डेज पूछा जा रहा है, डेज पूछा जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे माँ के गर्भ से जन्म तक का जो अवधि है, दिन है, वह है आपको 9 माह 10 दिन। उसे बोलते हैं 9 माह 10 दिन। अर्थात 9 तिया 27, 270 प्लस 10 बराबर 280 दिन। 280 दिन। गर्भधारण से
ये आपको गर्भधारण से जन्म तक जो दिन है वो है आपको 280 दिन। यही आपको सप्ताह की बात की जाए तो यहाँ आपको 40 वीक्स 40 सप्ताह में पूछा जाए तो 40 सप्ताह बालक को विकसित होने में माँ के गर्भ में लगता है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 280 दिन। ये रहा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अपराधी बालक कौन है? ए, जो कक्षा में अव्वल आते हैं। बी, जो असामाजिक कार्य करते हैं। सी, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। जो शिक्षा के लिए सिर दर्द होते हैं। तो ए बी सी डी के विकल्पों से सही विकल्प का चयन करना। सवाल हमारा स्पष्ट है कि अपराधी बालक कौन है? तो जब स्पष्ट है कि अपराध जो करता है वह अपराधी है, तो अपराध कौन करता है? जो समाज में रहता है किंतु समाज के द्वारा दिए गए नियमों कानूनों उनके मार्गदर्शन को वो नहीं मानते हैं, वो पसंद नहीं करते हैं, इससे वे अलग हैं, हटकर हैं और अपने पसंदानुसार कार्य करते हैं, तो वह व्यक्ति अपराधी समाज से कहलाते हैं। वो असामाजिक कार्य करने वाले होते हैं, वे समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। जो शिक्षक के लिए भी हेडेक है, शिक्षक के लिए भी हेडेक है, सिर दर्द है, तो हमारा सही उत्तर होगा जो असामाजिक कार्य करते हैं। जो असामाजिक कार्य करते हैं यह आपका वाइटल है। ऑप्शन बी। जो कक्षा में अव्वल आते हैं ये तो आपको अपराधी नहीं है, बढ़िया मेहनत करते हैं, सफलता मिली परिश्रम के अनुसार, तो हमारा ये अपराधी बालक नहीं है। जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो समाज से परे कार्य करते हैं, तो ये हो गया आपको सही उत्तर बी। जो असामाजिक, जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं वो अपराधी नहीं है, लेकिन समाज उनको अपराध की श्रेणी में खड़ा नहीं कर रहा है। जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं उन्हें भी यहाँ सही विकल्प आपका होगा बी। जो असामाजिक कार्य करते हैं, कार्य ही करते हैं वो असामाजिक, इनके नियम कानून जो समाज में निर्दिष्ट है वो नहीं करते हैं। ये रहा सही उत्तर, जो असामाजिक कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है? तो इन प्रश्न का उत्तर आपको पिछले प्रश्न में हम लोगों ने प्रसंगवश जान लिया कि शिक्षा मनोविज्ञान के पिता हैं आपको थार्नडाइक महोदय। कौन है? थार्नडाइक महोदय। इन्होंने ही वर्ष 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान विषय पर आधारित पाठ्यपुस्तक की रचना किए और 1903 में प्रकाशित किया गया। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता, ये सब आपको थार्नडाइक महोदय हैं और वर्ष 1900 में ये शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। तो आपका सही ऑप्शन डी है 1900। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में स्मिथ ने किसे शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है? ए छात्र, बी शिक्षक, सी अभिभावक, डी पाठ्यक्रम। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। स्मिथ महोदय ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में, शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, तो तीन ध्रुव में कौन कौन से आते हैं? पहला हमारा है लक्ष्य, पहला हमारा है लक्ष्य, दूसरा है हमारा कार्यवाहक, कार्यवाहक, और तीसरा है मध्यस्थ चर, मध्यस्थ चर, जिसे मीडिएटर, ठीक है। तो शिक्षण चर इसमें त्रिध्रुवीय, त्रिध्रुवीय सवाल में है त्रिध्रुवीय, तो त्रिध्रुवीय पहला आपका हुआ लक्ष्य, दूसरा कार्यवाहक और तीसरा है आपको मध्यस्थ चर। ये कार्यवाहक चर, कार्यवाहक चर जो हैं और लक्ष्य, इन्हीं दोनों के बीच में मध्यस्थ चर जिसे पाठ्यक्रम, जिसे पाठ्यक्रम कहा जाता। तो शिक्षण का लक्ष्य किसके प्रति है? शिक्षण में लक्ष्य किसका है? तो यहाँ छात्र है, ये आपको स्टूडेंट है और इन्हीं को लक्ष्य किया। कार्यवाहक कौन है? इसका कार्यवाहक कौन है? तो यहाँ हमारे टीचर जो है वो आपको कार्यवाहक, वो हमारे कार्यवाहक, शिक्षक कार्यवाहक, और हमारा सिलेबस जो है वो हमारा मध्यस्थ चर है, पाठ्यक्रम हमारा मध्यस्थ चर है। तो सवाल है कि कार्यवाहक किसे माना जाता है? कार्यवाहक किसे माना जाता है? तो टीचर को माना जाता है, शिक्षक को कार्यवाहक की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन आपको बी की ओर है, शिक्षक कार्यवाहक। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, बच्चों की क्रमिक प्रगति का विवरण निम्नलिखित में किसके द्वारा सबसे अधिक प्रमाणित होता है? ए प्रगति प्रपत्र द्वारा, बी लिखित परीक्षा द्वारा, सी पोर्टफोलियो द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। तो हम सभी जानते हैं कि लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा जो कि आपको रिटन टेस्ट है, इसके द्वारा भी छात्र का प्रगति का आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। पोर्टफोलियो द्वारा भी किया जाता है उनके बच्चे का असेसमेंट। लेकिन सवाल है कि क्रमिक प्रगति, क्रमिक सीक्वेंस में, सीक्वेंस में जो प्रगति का विवरण है जिसमें दर्शाया गया है वो आपको होंगे प्रगति प्रपत्र में, प्रगति प्रपत्र में। तो प्रगति प्रपत्र हमारा यह साबित करता है, प्रमाणित करता है कि बच्चे का क्रमिक क्या है, इसका कहाँ से कहाँ तक एक्टिविटी है। ये आपको ऑप्शन ए की ओर है, प्रगति प्रपत्र, ऑप्शन ए। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में नवजात शिशु का भार क्या होता है? ए 5 पाउंड, बी 6 पाउंड, सी 7 पाउंड, डी 8 पाउंड। तो सही विकल्प क्या होगा? ए, बी, सी एवं डी से। तो हम सभी जानते हैं कि जो नवजात शिशु है उसका भार आपको 7 पाउंड, 7 पाउंड। आप इसे ट्रिक में याद रखेंगे कि सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन है, तो इसका सही उत्तर 7 पाउंड। नवजात शिशु जो जन्म लेते हैं उनकी जो भार है, वेट है, वो है आपको 7 पाउंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में उपनयन संस्कार
किस शिक्षा काल में किया जाता था? ए बौद्ध काल, बी वैदिक काल, सी मुस्लिम काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प का चयन करना। किस काल में, किस शिक्षा काल में, सवाल है आपको किस शिक्षा काल में क्या माना जाता था? उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। तो हम सब जानते हैं कि जब बच्चे अपने हाथ पांव पर चलने लगते हैं, सोचन शक्ति विकसित हो जाती है, वो कुछ करने लगते हैं, तो उनमें संस्कार दिया जाता है। यह संस्कार उपनयन के नाम से जाना जाता है। इसे यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत की संज्ञा भी दी जाती है। यज्ञोपवीत जो है यह आपको यज्ञ द्वारा पवित्र किया जाता है, यज्ञ द्वारा पवित्र किया जाता है। किसे पवित्र किया जाता है? जो सूत्र के रूप में होते हैं जनेऊ। क्या होते हैं? जनेऊ। वो जनेऊ आपको बच्चे धारण करते हैं यज्ञ में, यज्ञ के द्वारा पवित्र कराकर। तो यज्ञ आपको कहाँ मिलते हैं? वो आपको वेदों में वर्णन है, वेदों में वर्णन है। वहाँ आपको यज्ञ होते थे, आज भी होते हैं, और यज्ञ करना भी चाहिए। तो यज्ञ के लिए जो अवधि थी वो थे आपको वैदिक काल, वैदिक काल। आपको ऑप्शन बी की ओर है, इनमें से कोई नहीं, गलत है। मुस्लिम काल नहीं है और बौद्ध काल भी नहीं है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी वैदिक काल। ये रहा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन सा बालक आता है? ए मंदबुद्धि बालक, बी पिछड़ा बालक, सी प्रतिभाशाली बालक, डी इनमें से सभी। तो सही विकल्प का चयन करना है ए, बी, सी एवं डी से। सवाल है विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत कौन सा बालक आता है? कौन सा बालक आता है? तो स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल चाइल्ड विशिष्ट बालक जो है आपको, जिसमें मंद बुद्धि, पिछड़ा बालक एवं प्रतिभाशाली, ये सभी के सभी कुछ न कुछ विशिष्टता प्राप्त है, इनमें कुछ न कुछ अधिकता प्राप्त है। यह स्पेशल है। मंद मतलब इनमें कुछ स्पष्ट है कि ये कम सुनते हैं या कम बोलते हैं या कम देखते हैं, तो ये मंद है। उसी का आशय दूसरा रूप में यह है आपको पिछड़ा बालक। ये न ज़्यादा कम है न ज़्यादा तेज है, ये साधारण औसत हैं। तो इस चर को कहते हैं आपको मंद बुद्धि, पिछड़ा बुद्धि और प्रतिभा संपन्न। ये तीनों ही आपको विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत है और आना भी चाहिए। तो हमारा इनमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी सही उत्तर ऑप्शन डी। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, एक विद्यालय शिक्षक निम्नलिखित में अनुशासन की समस्या को किस प्रकार हल कर सकता है? ए सहानुभूति द्वारा, बी कठोर दंड द्वारा, सी वर्ग में दंड द्वारा और डी प्रधानाध्यापक को शिकायत द्वारा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ए, बी, सी एवं डी से। सवाल है
कि विद्यालय शिक्षक जो है वो अनुशासन की समस्या को किस प्रकार हल कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना है कि किसे इसे खत्म किया जा सकता है अनुशासन की समस्या को। तो कठोर दंड देकर बच्चे को कुछ भी सिखाया पढ़ाया समझाया नहीं जा सकता है। वर्ग में दंड द्वारा, वर्ग में दीजिए, कक्षा में दीजिए, विद्यालय में दीजिए, विद्यालय से बाहर दीजिए, आखिर दंड तो दंड ही है। तो इससे समस्या का समाधान नहीं है बल्कि यह नुकसान ही नुकसान है। तो हमारा क्या होगा सही उत्तर? यह आपका होगा सहानुभूति द्वारा, सहानुभूति द्वारा, ऑप्शन ए। प्रधानाध्यापक को शिकायत द्वारा, तो प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे तो यह भी आपको एक प्रकार का दंड का सामना करना पड़ेगा। तो हमारा डी गलत है। वर्ग में दंड द्वारा, यह भी ऑप्शन गलत है। तो सही उत्तर क्या है? सहानुभूति द्वारा, सहानुभूति द्वारा, ऑप्शन ए की ओर। ऑप्शन ए सहानुभूति द्वारा अनुशासन की समस्या को हल किया जा सकता है। वो किनके लिए? जो विद्यालय शिक्षक हैं उनके लिए सहानुभूति द्वारा अनुशासन की समस्या को हल किया जा सकता है। तो सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे और सेशन को मज़ेदार बनाया जाएगा। तब तक सेशन को बाइंड अप किया जाता है। जय हिंद।